तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मृणाल सर में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए अगर आपका जो मार्च और फरवरी का जो एग्जाम है अगर वो खराब जा रहा है मैथ्स में, तो कैसे अप्रैल और मई में आप बेहतर स्कोर कर सके, कम से कम 50 से 60 स्कोर तो कर ही पाएंगे, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। और कौन कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करने हैं ताकि आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है उसको तो जरूर लगाना है। तो मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे आपको कितना फोकस करना है और कितना फोकस नहीं करना है। तो चलिए मैं सीधे आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं और एक एक चैप्टर आपको बताऊंगा कि कौन आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग है और कौन आपके लिए स्कोरिंग नहीं है, किस में मार्क्स आप आसानी से उठा पाएंगे और किस में नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, कुछ बेसिक चैप्टर हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। सर क्यों अच्छे से आने चाहिए? उसका रीजन बहुत सिंपल ये है कि इसी का तो यूज होता है बड़े बड़े चैप्टर में। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो वो कौन से बेसिक चैप्टर है जिसको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इनइक्वालिटीज की, उसके बाद लॉगरिथम की, उसके बाद आपको बात करूंगा मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड फंक्शंस की, उसके बाद मैं बात करूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एंड सीक्वेंस सीरीज की। ठीक है, ये चैप्टर ऐसे है। और हाँ एक और आपका जो लिमिट है ना उसका भी काफी यूज आता है। तो ये जो बेसिक चैप्टर है इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और एक लिमिट, इसका बहुत अच्छा यूज होता है अदर चैप्टर्स में। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। अब सर पढ़ेंगे कैसे? तो इसके पहले आप क्या करें ना, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करना शुरू करें ताकि इस पे कमांड आपका बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए? आपका कमांड बहुत अच्छे से बन जाए। उसके बाद अब क्या है कि जैसे मैं बात करता हूं बाइनोमियल थ्योरम का, उसके बाद मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। देखिए ये सब जो बेसिक चैप्टर मैंने अभी आपको बताया ना, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसका यूज होता है अदर क्वेश्चंस में। ठीक है, अब बीटी से एक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो बीटी किसी चैप्टर से कुछ खास इंटरकनेक्टेड है नहीं। ठीक है, तो आप इसको इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, आप इसको इजीली कर सकते हो, आप एक क्वेश्चन यहां पे जरूर से जरूर आप गेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से सारे चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। एक तो की कोऑर्डिनेट का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद कुछ और क्वाड्रेटिक का भी अच्छे से नॉलेज आपको होना चाहिए इसके लिए। तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। अगर आपको देखिए आपका टारगेट मैं पहले ही बता दिया 50 से 60 नंबर है, ठीक है, उतना आपको लाना है। तो कुछ चैप्टर जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगते हो पढ़ने में उसको आप बिल्कुल छोड़ेंगे, और जो आसानी से आप उसको कर पाएंगे मैं वही चैप्टर आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और मैं गारंटी देता हूं कि आपके इस वाले अप्रैल और मई एग्जाम में 50 से 60 नंबर आएंगे ही आएंगे। चलिए उसके बाद देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। बच्चों को देखो थोड़ा कुछ बच्चों को ना थोड़ा हार्ड लगता है, ये चीज हार्ड लगता है। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, इसको आप छोड़ सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट 4 से 5 नंबर तो आप लिख ही लो, 4 से 5 क्वेश्चन तो आप लिख लो कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछता ही पूछता है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। सर कैसे हो सकता है? तो देखिए इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या मेंस में बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछते। एक थोड़ा बहुत सर्कल से क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया जाता है, या फिर हाइपरबोला अगर ये कॉनिक सेक्शन में मिस करता है तो थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है। ऐसे आपका स्ट्रेट लाइन इजी है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। सर्कल, अगर आपका स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा है तो सर्कल आपका बहुत अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं गारंटी मानता हूं। ठीक है, अब आते तो कॉनिक सेक्शन। देखिए एक ये दोनों मिला के में भी एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, लेकिन कॉनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है आपके लिए। यहां से इन चैप्टर को मिला के 3 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, जेईई मेंस में 3 क्वेश्चंस यहां से पूछता ही पूछता है। तो आपको
कॉनिक सेक्शन का जो पार्ट है ना, इसको आप अगर अच्छा कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब मैं 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स मान के चलता हूं, तो 4 क्वेश्चन यहां से और 1 क्वेश्चन इधर से, मतलब 5 क्वेश्चन तो मुझे 11th के चैप्टर से मिल गए। ठीक है, मतलब 11th के जितने भी चैप्टर हैं उससे हमको 5 क्वेश्चंस मिल गए। आपको ध्यान बस देना है, एक बीटी पे ध्यान देना है और एक कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना है। कोऑर्डिनेट पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसके क्वेश्चन बन जाते हैं यार, बिल्कुल बन जाते हैं अगर पूछता है तो। अब बात करते हैं, जैसे अब 12th के टॉपिक में मैं इन करता हूं, तो अभी मैंने आपको बताया कि रिलेशन फंक्शन, फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आपको डोमेन रेंज पता होना चाहिए, क्योंकि डोमेन रेंज का काफी यूज होता है। ठीक है, डोमेन रेंज आप यहां से क्वाड्रेटिक में भी आप सीख सकते हैं जाके। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोकेशन ऑफ रूट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको पीरियोडिक फंक्शन से में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, तो मैं मतलब अभी तक तो नहीं पूछा है, अगर ये पूछ लिया देन गुड, अदरवाइज आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीएफ का। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो भाई, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल नहीं पूछता है। इसका यूज है, आप इसको अच्छे से, इसके प्रॉपर्टीज अगर आपको आता है तो इसका काफी अच्छा यूज है कैलकुलस में, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। अब लिमिट्स, मैंने अभी आपको बताया कि लिमिट्स पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये कोई जरूरी नहीं कि पूछेगा ही पूछेगा, अगर पूछ दिया खुदा ना खास्ते तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन लिमिट से नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसके यूज है, हाँ, सी एंड डी डिफरेंशिएशन, ये इसको मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं चलो लिमिट सी एंड डी मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन मिला के एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि यहां से पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर पे भी फोकस आप कर सकते हैं। देखो, ये लिमिट्स ना चैप्टर कोई हार्ड नहीं है यार, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर आप बेसिक पकड़ के चलते हो ना अच्छे से, तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या है कि एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन तो आप यहाँ पे ले ही लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन तो यार पूछता ही पूछता है। अगर मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल से मे भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। इसको तो मैक्सिमम मिनिमा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपके लिए। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा टफ लगता है, ऐसे तो है नहीं, लेकिन अगर आपको टफ लगता है मैक्सिमम मिनिमा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं पक्का। ठीक है, तो 5 उधर हो गया, 1 इधर हो गया, 6 हो गया। 6 के बाद अगर इसको आप करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो चलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया और एरिया अंडर कर्व हो गया। अब मैं इन दोनों चैप्टर को एक कर देता हूं। कुछ बच्चे को कहना होता है कि सर इंटीग्रेशन से तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल नहीं पूछता है। इंटीग्रेशन डिफिनिट मिला के में भी इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया को मिला के एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एरिया को मिला के एक क्वेश्चन पूछता है। अगर आप चाहे कि नहीं सर मेरा कैलकुलस उतना अच्छा नहीं है, जिन बच्चे का कैलकुलस अगर अच्छा है तो आप कैलकुलस पे तो फोकस करें ही करें, क्योंकि कैलकुलस से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है, हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, डिफरेंशिएशन में, डिफिनिट में भी हम नहीं कर पाते हैं, एरिया का क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आप देखिए, क्योंकि मैं इसलिए इसको छोड़ने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इसके क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको मत छोड़िए, बिल्कुल मत छोड़िए, इजी आता है, आराम से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, ये आता ही आता है। इसको तो बिल्कुल मत छोड़िए, आप मेरा मानिए तो बिल्कुल मत छोड़िए इसको। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब डी डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 2 क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूं तो 5 और 1 6 और 2 8 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए, अब आते हैं किस पे, वेक्टर एंड 3D। अब देखिए, वेक्टर एंड 3D ये किसी से इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये अपने आप में एक चैप्टर है। और यहां से, हाँ, अब सर वेक्टर और 3D करने के लिए मैं सबसे अच्छा बता रहा हूं, ये बड़े बड़े क्वेश्चन अगर इस पे करने बैठोगे ना तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा। और वेक्टर 3D के बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सिंपल एनसीईआरटी लगाओ और ये काम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपको क्या लगाना है इसमें, एनसीईआरटी लगाइए ताकि आप विजुअल कर सके कॉन्सेप्ट को। तो वो क्वेश्चन जब आप विजुअल कर रहे हैं ना 3D के क्वेश्चंस को, तो बहुत इजी वे में बन जाते हैं यार, बहुत इजी वे में बन जाते हैं।
ठीक है, तो वेक्टर एंड 3D पे आप फोकस करेंगे ही करेंगे। एक क्वेश्चन मैं इसका भी रख लेता हूं, एक क्वेश्चन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे से प्रोबेबिलिटी इजी भी हो जाते हैं और कुछ बच्चे का अगर पीएनसी खराब होता है तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है, प्रोबेबिलिटी और ये इंटरकनेक्टेड है। तो टोटल अगर मैं देखूं तो एक यहां से मैंने लिया 11 से 6 क्वेश्चन लिया था मैंने, 12 से मैंने मतलब कैलकुलस से लिया था, मतलब एक क्वेश्चन 6 और एक 6 7, 7 एक 8, इससे मैं 1 या 2 लूंगा, 2 तो पक्का लूंगा, 8 2 10 और इससे 1 ले लेता हूं, 11 क्वेश्चंस आप करेंगे। अब देखिए उसके बाद, इसके बाद अब और मैंने अभी क्या बोला कि वैसे चैप्टर को आपको ध्यान देना है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ना हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन तो पूछता है। तो इसको, और बहुत इजी, ऐसा नहीं कि ये बहुत हार्ड है, इसके क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, बहुत इजी में बनेंगे। आप अगर डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लिए, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ लिए, इजी वे में हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन तो आप इसका रखेंगे, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आप इसका रख लीजिए। तो उसके कुछ मेंस के जो चैप्टर है उस पर हम बात कर लेते हैं। मेंस के चैप्टर जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। उनको लगता है कि अपना टॉपिक तो बस 11 12 ही है, लेकिन यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपके पास अप्रैल वाले एग्जाम में 20 दिन भी बचे हुए हैं, तो अगर आप पढ़ेंगे ना तो आराम से इससे 1 या 2 क्वेश्चन आराम से आप कर पाएंगे। ये बिल्कुल आसान पूछा जाता है, बिल्कुल आसान है यार। ये 3 चैप्टर को अगर आप अच्छे से कवर कर लिए ना तो 2 क्वेश्चन तो आप अच्छे से कवर कर ही सकते हो, ठीक है। अब ये चैप्टर के बारे में बता दिया, तो टोटल मुझे लगता है कि मैं एक बार और काउंट कर लेता हूं कौन कौन से चैप्टर। तो एक आपका हो गया बीटी मतलब बाइनोमियल थ्योरम, एक क्वेश्चन यहां से, 5 क्वेश्चन मैं यहां से ले लेता हूं, कॉनिक सेक्शन यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ले लेता हूं 4 से 5 क्वेश्चन, तो 5 एक 6 हो गया। 6 के बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, आसान सा चैप्टर है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, तो 6 एक 7 हो गया। मैक्सिमम मिनिमा से आपको अगर लेने का मन नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ एक क्वेश्चन ले लीजिए, मैक्सिमम मिनिमा से पूछता है, आसान से बन जाता है। तो 6 और एक 7 हो गया। 7 के बाद 7 और 2 9 हो गया, 9 और एक 10 हो गया, और 10 और 2 12, ठीक है। 12 क्वेश्चन इधर और 2 क्वेश्चन इधर, 14, ठीक है। तो ओवरऑल 15 क्वेश्चन मैं मान लेता हूं, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन डी और एरिया से अगर एक आध क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो 15 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 60। मैंने क्या बोला, 50 से 60 नंबर आप इजिली कवर कर सकते हैं अगर इन चैप्टर को आप कवर कर लेते हैं अच्छे से। तो कौन कौन से चैप्टर बेसिक आपको याद रखने हैं, बीटी पे फोकस कर लीजिए, कोऑर्डिनेट पे फोकस कर लीजिए, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन जो कि आसान सा चैप्टर है इस पे फोकस कर लीजिए, मैक्सिमम मिनिमा पे आप फोकस कर लीजिए, इंटीग्रेशन अगर हार्ड लगता है तो छोड़ दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप फोकस कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है तो डी बहुत आसान हो जाता है। वेक्टर एंड 3D किसी से कनेक्टेड नहीं, एनसीईआरटी बना के जाइए, एक क्वेश्चन आप बना के आएंगे, मैं तो ये गारंटी करता हूं कि आप एक क्वेश्चन बना के आएंगे। प्रोबेबिलिटी हार्ड लगता है छोड़ दीजिए, अगर लगता है तो आप देख सकते हैं। मेंस के चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस कर लीजिए। अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट यार ये तो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, सारे बच्चे इसको अपना मानते हैं, तो आप इससे 2 क्वेश्चन आसानी से उठा सकते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, यानी कि 50 से 60 मार्क्स इन चैप्टर को कंप्लीट करके आप इजीली ला सकते हैं, और बहुत कम समय में मई के एग्जाम और अप्रैल के एग्जाम में आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब एक जाते जाते मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा, जो भी ये तो मैंने उनके लिए बता दिया जो सिर्फ 50, जिनका अभी तक खराब चल रहा था मैथ्स और वो स्कोर करना चाहते हैं 50 से 60, ये उनके लिए था। लेकिन अगर आपको और अच्छा बेहतरीन करना है, बहुत बेहतरीन करना है, अच्छा रैंक लाना है,
तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर जेईई के जो क्वेश्चंस हैं उसको लगाना कभी मत भूलिएगा। हर दिन लगाइए उसके एक चैप्टर्स को। और हाँ, जो भी अभी फरवरी या मार्च में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको भी आप कहीं से डाउनलोड कीजिए, नेट से डाउनलोड कीजिए, उसको तो बार बार लगाइए। हो सकता है आपके क्वेश्चन रिपीट ना हो बट कॉन्सेप्ट रिपीट जरूर होंगे उसके क्वेश्चंस में, ठीक है, तो उसको लगाना बिल्कुल जरूरी है। अब थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाना है तो आप एक चीज और कर लीजिए, एनटीए के साइट पे जाके उसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप डाउनलोड करके उसको भी बनाइए, ताकि उस लेवल, मतलब देखिए मैं जो देख पा रहा हूँ कि हर शिफ्ट में थोड़ा थोड़ा लेवल या तो बढ़ता है या तो घटता है, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि बढ़ता ही है, घटता नहीं है, वो बढ़ता ही है। तो अगर आपका लेवल बढ़ रहा है तो आप एक बार तो ये सब काम कर लीजिए और एनटीए के साइट पे जाके उसके जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको डाउनलोड करके आप बनाइए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये चैप्टर पे आपका कमांड बेहतर है तो आप 50 से 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।